नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है डैनियल गोर्डिस की लिखी हुई पुस्तक इज़राइल पुनर्जन्म लेने वाले एक देश का इतिहास का भाग 2। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कई मायनों में आधुनिक इज़राइल देश के वास्तुकार थियोडोर हर्ज़ल भी मानते थे कि एक बार यहूदियों का अपना देश बन जाने के बाद यूरोप और दुनिया में कहीं भी यहूदी विरोध अतीत की बात हो जाएगी। यह आशा भी पूरी तरह से भूली ही थी। इज़राइल ने कुछ मायनों में वास्तव में यहूदियों को लेकर दुनिया के दृष्टिकोण और यूरोप में यहूदियों की स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इज़राइल का उत्थान और पतन, उतार और चढ़ाव इज़राइल की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खंड उस पर भी एक नज़र डालेगा। इज़राइल एक जटिल और स्फूर्त स्थान है। यह पवित्र स्थानों से भरा एक देश है। साथ ही यहाँ पर बार और संगीत से भरे धर्मनिरपेक्ष, कुछ लोग इसे अपवित्र कह सकते हैं, भी हैं। कई मायनों में यह गहन, पारंपरिक और कुछ में अति आधुनिक समाज है। यह अति रूढ़िवादी यहूदियों का घर है जो आधुनिकता से बहुत दूर हैं और दुनिया की उच्च तकनीक वाली राजधानियों में से भी एक है। यह विभिन्न रंगों के यहूदियों, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के यहूदियों, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले यहूदियों, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों तरह के यहूदियों एवं कई गैर यहूदियों का भी घर है। इज़राइल में जगह बनाने वाले अधिकांश अप्रवासी और इज़राइल ने प्रति व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले अधिक अप्रवासियों को अपने यहाँ शरण दी है। ऐसे देशों से ये आए हुए थे जहाँ लोकतांत्रिक परंपरा का घोर अभाव था। इसके बावजूद इज़राइल एक लोकतंत्र बना रहा है और वह उस रूप में लगातार संपन्न भी हो रहा है। हालांकि आकार और जनसंख्या दोनों के ही मामले में इज़राइल एक बेहद छोटा सा देश है, लेकिन इसकी कहानी निरंतर दुनिया के ध्यान के केंद्र में बनी हुई है। इस यहूदी देश को समझे बिना इसकी सारी जीवंतता के साथ ही इसकी जटिलता को भी आज की दुनिया को समझना निश्चित रूप से असंभव है। इज़राइल ने दुनिया का जितना ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, अब तक इज़राइल की कहानी को बड़े स्तर पर सुनाने वाला ऐतिहासिक दृष्टि से इतना सटीक और संतुलित खंड नहीं आया है जितना इस पुस्तक के द्वारा व्यक्त हुआ है। यह बात निश्चित है कि इज़राइल से संबंधित कई उत्कृष्ट खंड वाले इतिहास हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश इस पुस्तक से अधिक नहीं तो कम से कम 2 या फिर 3 गुना तक अधिक लंबे हैं और वे सामान्य पाठकों को अपनी ओर आकर्षित भी नहीं करते हैं। उन पुस्तकों की अधिक लंबाई उन्हें ऐसे कुछ मुद्दों तक गहराई में जाने का अवसर प्रदान करती है जिन्हें यहाँ पर सिर्फ छुआ ही गया है, या फिर ऐसे मुद्दों और घटनाओं पर चर्चा करती है जिन्हें इन पृष्ठों में छुआ तक नहीं गया है, जो अक्सर उस समग्र कहानी को अस्पष्ट करता है जो यह पुस्तक बताती है। इनमें से कई पुस्तकें यह तो बताती हैं कि क्या हुआ, लेकिन इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताती कि ऐसा क्यों हुआ या कहानी के सभी विभिन्न घटक एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में कैसे जुड़ते हैं। इसके बावजूद इज़राइल वैश्विक मामलों के केंद्र में रहता है, जिसका कारण हम नहीं समझ सकते। ऐसे में यह पुस्तक एक यहूदी राज्य के विचार की कहानी सुनाती है, जहाँ यह धारणा उत्पन्न हुई कि इसे कैसे संरक्षित किया गया और कैसे सपना वास्तविकता में बदल गया। यह पुस्तक क्या हुआ इसकी कहानी तो बताती ही है, साथ ही विशेष रूप से इस बात पर भी केंद्रित है कि चीज़ें क्यों हुईं। यहूदियों को फ़लस्तीन जाने और वहाँ पर एक देश बनाने का विचार कहाँ से आया। जियोनीवादियों ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि सभी जगहों के बीच फ़लस्तीन ही उनका देश होना चाहिए। दुनिया इस विचार के पीछे कब और क्यों पड़ी।
गैर लोकतांत्रिक देशों से आए अधिकांश लोगों ने एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण कैसे किया जो अपनी स्थापना के बाद से ही सराहनीय रूप से आगे बढ़ा है? आखिर ऐसा क्यों है कि इजरायली ढेर सारे मुद्दों पर निराशाजनक और जोरदार तरीके से क्यों बटे हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि इजरायली और अमेरिकी यहूदी समुदाय कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफ़ी लंबे समय से विभाजित हैं? इजराइल के भविष्य में आखिर क्या लिखा है? यह पुस्तक कई ऐसी कहानियों को भी सामने लाती है जो इस बात पर केंद्रित हैं कि इजरायली कैसे स्वयं को और अपने देश को समझते हैं। जिस तरह अमेरिकी पॉल रेवरे की रात की सवारी की कहानियाँ जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा तमाम बाधाओं के बावजूद जमी हुई डेलावेयर नदी को पार करने की कहानी और अलामों में अंत तक की साहसी लड़ाई उस कहानी के केंद्र में है जो अमेरिकी अपने बारे में बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही इजरायलियों की भी अपनी कहानियाँ हैं जो वे अपने इतिहास के बारे में बताते हैं। इजरायलियों की मानसिकता को समझने के लिए ये यादें बेहद महत्वपूर्ण हैं कि वे किस प्रकार से अपने इतिहास, अपने राष्ट्र को देखते हैं और दुनिया उन्हें कैसे देखती है। इसलिए यह पुस्तक उन कहानियों में से सबसे महत्वपूर्ण कहानी को भी बताती है। इसके अलावा इस पुस्तक के पीछे के दुर्जेय, भावुक और विचित्र लोगों का परिचय भी यहाँ पर करवाया गया है। हालांकि अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने के उद्देश्य से यह पुस्तक इजराइल के इतिहास की कई घटनाओं को विस्तृत रूप में शामिल करती है। उदाहरण के लिए जब इजराइल के युद्धों की बात आती है तो यह पुस्तक इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि इजराइल को कुछ विशेष युद्धों में क्यों घसीटा गया, जो कुछ हुआ उसके पीछे की क्या बाध्यता थी और एक विशिष्ट युद्ध के कारण इजराइल के समाज एवं इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दोनों के साथ क्या हुआ। इजराइल के प्रत्येक युद्ध के सैन्य कारनामों का दस्तावेजीकरण करने वाली अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो लगभग अछूते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए इजराइल का आर्थिक इतिहास बेहद आकर्षक है, लेकिन जर्मन पुनर्मूल्यांकन जैसे क्षणों के अपवाद के साथ जिसने इजराइल को आर्थिक रूप से बचाया या इजराइल की असंभाव्य उच्च तकनीकी उछाल, यह पुस्तक इजराइल की अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान नहीं देती है। कई घटनाओं और व्यक्तियों को जानते बूझते इस प्रकार के एक संक्षिप्त इतिहास में से शामिल नहीं किया गया है। इजराइल जैसे जटिल और भरपूर देश से संबंधित कोई संक्षिप्त पुस्तक का प्रस्तुतिकरण होना लाजिमी है। यहाँ तक कि कुछ उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होने वाले तथ्य अभी भी भारी असहमति के विषय हैं और निश्चित ही प्रमुख खिलाड़ियों की प्रेरणा और इरादों को निर्धारित करना और भी कठिन है। हालांकि तथ्यों पर बहस से परे एक बड़ा मामला है जिसमें इजराइल को लेकर सबसे उचित बखान किया गया है। इस प्रकार की एक पुस्तक को कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसा नहीं लिखेंगे। उपलब्धियों का कितना जश्न मनाना है, गलतियों एवं निराशाओं को कब व कैसे उजागर करना है, क्या शामिल करना है, क्या छोड़ना है, कुछ लोगों ने निर्णय क्यों लिए तथा उन्होंने जो चुना उसके पीछे का क्या कारण था, उसके बारे में क्या माना जाए और इस सब को एक एकल सुसंगत परिप्रेक्ष्य में कैसे रखा जाए। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कई पाठक सदा असहमत ही रहेंगे। मैंने प्रयास किया है कि मैं ऐसी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील रहूं और ऐसा करने के साथ ही कहानी को इस प्रकार से सुनाने का प्रयास किया है जो मेरे ख्याल से वास्तविकता का समर्थन करती है। उपलब्धियों और गलतियों, असाधारण इतिहास और चिंताजनक भविष्य, नेक इरादे, साथ ही द्वेषपूर्ण दोनों पर ध्यान केंद्रित करके मैंने इजराइल के इतिहास को वास्तविकताओं के मिश्रण के रूप में नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि किसी भी महान कहानी में होता है, ऐसे पात्र होते हैं जो विकसित होते हैं और मिट जाते हैं, जो गलतियां करते हैं लेकिन महानता तक पहुंचते हैं। लोग, आंदोलन, राजनीतिक दल, राज्य और अन्य इस कहानी के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से जितना अधिक कर सकता था मैंने कहानी को उतना सम्मोहक और निष्पक्ष दोनों तरह से बताने का प्रयास किया है। इजराइल पुनर्जन्म लेने वाले एक देश का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक एक छोटे से देश का इतिहास और वह प्राचीन विचार है जिससे उसका जन्म हुआ है। यह एक ऐसे देश की कहानी सुनाती है जिसने लंबे समय तक सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया है,
लेकिन जो अभी भी भयानक, कुछ लोग अजेय कहते हैं, दुश्मनों और बाधाओं का सामना कर रहा है। यह लोगों के पुनर्जन्म की कहानी है, लेकिन एक बड़ी कीमत देकर। इज़राइल की कहानी बेहद जटिल है, साथ ही नाटकीय और दुखद भी। यह बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो हमारी दुनिया को लगभग हर ओर से प्रभावित करती है। अब कहानी सुनाने का समय है, ताकि यह समझा जा सके कि क्या घटित हुआ, और उससे भी अधिक यह महत्वपूर्ण है कि क्यों घटित हुआ। कविता और राजनीति। यहूदी देश को घर की तलाश। उस स्नेही और खूबसूरत देश में क्या बुराई राज करती है, और क्या वहाँ विपत्तियाँ भी आती हैं। चैम नचमन बियालिक टू द वर्ल्ड। उन्हें एक पीढ़ी की आवाज़ बनना था, एक कवि जिसकी दुख भरी आत्मा उसके तमाम लोगों के दुख दर्द को दिखाती एक खिड़की थी। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने अपनी कविता अल हत्सिपोर अर्थात टू दी बर्ड प्रकाशित की, तभी यह बात तय हो गई कि हाइम नहमान बियालिक को जल्द ही हिब्रू के सार्वकालिक महानतम कवि के रूप में पहचाना जाएगा, निश्चित रूप से अपने युग का सबसे महान कवि। बियालिक की कविताओं ने उस हताशा और उदासी को प्रतिबिंबित किया जिसे यहूदी लोगों ने 19वीं शताब्दी के अंत में महसूस किया था। साथ ही एक स्थान की उनकी लालसा को भी, जिसे वे अपना घर कह सकते थे, भले ही उन्होंने कभी उसे देखा तक नहीं था। मेरी आत्मा आपकी आवाज़ सुनने के लिए किस कदर तरस रही थी, कवि सियोन से लौटने वाले एक पक्षी से कहता है, जिसे उस समय फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। वह पक्षी से पूछता है कि उस रमणीय स्थान में जीवन कैसा है जिसकी वह कल्पना करता है। क्या सियोन पर ईश्वर का आशीर्वाद है? क्या हेरमोन पर्वत पर ओस मोतियों की तरह गिरती है? उस स्नेही एवं खूबसूरत देश में क्या बुराई राज करती है, और क्या वहाँ विपत्तियाँ भी आती हैं? ये सब असल में सवाल नहीं थे, बल्कि ये चिंतन समुद्र के उस पार बसे एक स्थान को लेकर देखे गए स्वप्निल सपने थे, जो कभी यहूदी लोगों का घर था और जो बियालिक और उनकी पीढ़ी के बाकी लोगों की नज़र में एक बार फिर उनका घर हो सकता था। 1892 में जब बियालिक ने टू दी बर्ड प्रकाशित की, उस समय पूर्वी जीवन में यहूदी जीवन कई मायनों में बेहद दयनीय था। रूस के यहूदियों को मुख्य रूप से केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने की अनुमति थी, जिसे पेल ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। यहूदियों के खिलाफ हिंसा पूरी तरह से अनियंत्रित थी, और सरकार तथा स्थानीय अधिकारी या तो उसे प्रोत्साहित करते थे या फिर उसे अनदेखा करते थे। जैसा कि यहूदियों पर होने वाले इन हमलों को नरसंहार कहा जाता था, ये पहले भी होते आए थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापक क्षेत्र में इसने तीव्रता प्राप्त कर ली थी। 1860 के दशक में रोमानिया और 1871 में ओडेशा में संघर्ष हुए थे। यहूदी जानते थे कि वे एक पूरी तरह से अनजानी घृणा का सामना कर रहे हैं, जिस कारण से वातावरण को पहले जैसा नहीं किया जा सकता। यूरोप में यहूदी विरोध और अधिक जटिल होता जा रहा था। पूर्वी यूरोप में इसका अधिकांश भाग धार्मिक दावों या इस आरोप से प्रेरित था कि यहूदियों ने यीशु को मार डाला है। हालांकि मध्य और पश्चिमी यूरोप में, जिसमें तब तक विज्ञान का प्रसार हो चुका था, में नस्ल का सिद्धांत सामने आ गया था। अब यूरोपीय नस्लवादी कहने लगे कि यहूदियों की सबसे बड़ी समस्या उनकी नस्ल की है, उनके धर्म की नहीं। यहाँ तक कि ईसाइयत में धर्म परिवर्तन करके भी यहूदियों को ठीक नहीं किया जा सकता। 1879 में विल्हेम मार नाम के एक जर्मन नागरिक, जिन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया था कि यहूदी सामान्य समाज को अपना सकते हैं, ने यहूदियों के प्रति घृणा के लिए एक बिल्कुल नया शब्द गढ़ा, जिसे उन्होंने खुद ही साझा किया। उन्होंने उसे एंटी सेमिटिज्म नाम दिया।
हिंसा ही यहूदियों के प्रति यूरोपीय के तिरस्कार की अभिव्यक्ति थी। 1880 के दशक में रूसी सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले यहूदियों की संख्या सीमित कर दी। अधिकारियों ने यहूदियों को उत्पीड़ित करने के अंतहीन तरीके खोज निकाले और 1891-92 में रूसी पुलिस ने कम से कम 20,000 यहूदियों को मॉस्को से निकाल दिया। उन्होंने जहां का भी रुख किया, यहूदियों को हर महाद्वीप में तिरस्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कई यहूदियों को इस बात की उम्मीद थी कि परिस्थितियों में बदलाव आएगा, कि आधुनिकता, तर्क और सहिष्णुता एक नए युग की शुरुआत करेंगी, लेकिन यह उम्मीद भी बहुत जल्दी ही धूमिल हो गई। एक रूसी यहूदी उपन्यासकार पेरेट्स अथवा पीटर स्मोलेंस्किन 1842 से 1882 ने यहूदियों को चेतावनी दी कि उन्हें यथार्थवादी होना चाहिए। उन लोगों पर विश्वास न करें जो यह कहते हैं कि यह ज्ञान का युग और मानव जाति के लिए प्रेम का युग है। उन लोगों की बातों में न फंसें जो इस समय की प्रशंसा मानवीय न्याय और ईमानदारी के समय के रूप में करते हैं। यह सब झूठ है। समय के साथ कई लोगों को यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि पूर्वी यूरोप में यहूदी जीवन जितना बदतर था, वह आने वाले समय में उससे और भी बदतर होने जा रहा था। अब सामूहिक पलायन शुरू हो गया। 1882 और 1914 के मध्य लगभग 2.5 मिलियन यहूदी पूर्वी यूरोप, मुख्यतः ऑस्ट्रिया, पोलैंड और रोमानिया को छोड़कर चले गए। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व के 15 वर्षों के दौरान लगभग 1.3 मिलियन यहूदियों ने रूस छोड़ दिया। उनमें से एक बड़ा हिस्सा अमेरिका चला गया, जहां उन्होंने 20वीं शताब्दी के संपन्न अमेरिकी यहूदी समुदाय का निर्माण किया। उनका ही एक छोटा सा हिस्सा फिलिस्तीन चला गया। निराशा भरे ऐसे माहौल के बीच 1873 में हाइम नेहमान बियालिक का जन्म हुआ। जब वे मात्र 6 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनके बेहद कट्टर धार्मिक दादा ने किया। उन्होंने 13 साल की उम्र तक हेडर अर्थात एक पारंपरिक यहूदी स्कूल हाउस में पढ़ते हुए पारंपरिक यहूदी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 17 साल की उम्र तक जितोमिर येशिवा में अध्ययन किया। इसके बावजूद बियालिक अपने युग के कई युवा यहूदियों की तरह, और जैसा कि बेहद जल्द उनके कई साथी ज़ियोनी लेखकों और कवियों के साथ भी हुआ, पश्चिमी संस्कृति और यहूदी ज्ञान अर्थात हस्काला की दुनिया की ओर आकर्षित हुए। 1770 के दशक से प्रारंभ होकर 1880 के दशक तक चलने वाले एक आंदोलन हस्काला ने परंपरा और सामूहिकता पर यहूदी जोर को सुधारने और यहूदी समाज में एक अधिक तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक, बौद्धिक और व्यक्तिवादी तरीके को अपनाने की मांग की। हालांकि हस्काला सिर्फ एक बौद्धिक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि इसके राष्ट्रीय और सामाजिक एजेंडे भी थे। हस्काला के प्रतिनिधियों के लिए यहूदियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहूदी मोहल्ले के जीवन की संकीर्णता से बाहर निकालना था। यहूदी लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनकी गरिमा को बहाल करने, उनके भावनात्मक जीवन को फिर से जगाने, उनके सौंदर्य बोध को तेज करने और लंबे अलगाव एवं कारावास के अपमानजनक परिणामों का प्रतिकर करने के लिए। बियालिक का हस्काला से पहला सामना एक नए येशिवा में स्थानांतरित होने के बाद हुआ। पारंपरिक यहूदी धर्म के अध्ययन के लिए आधुनिक दृष्टिकोण को तलाश रहे बियालिक वोलोझिन लिथुआनिया स्थित विश्व प्रसिद्ध येशिवा में स्थानांतरित हुए। वहां पर उनका सामना हस्काला से हुआ और वे जल्द ही यहूदी राष्ट्रवाद, प्रबुद्धता और रूढ़िवादी यहूदी धर्म को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध छात्रों के एक समूह नेटज़ैक इज़राइल अर्थात इज़राइल की अनंतता के साथ संबद्ध हो गए। बियालिक 1891 में वोलोझिन छोड़कर ओडेशा आ गए,
जो उस समय दक्षिणी रूस में आधुनिक यहूदी संस्कृति का केंद्र था। उन्होंने उस समय उस बौद्धिक मंडल के प्रभाव में यानी 1892 में टू द बर्ड पुस्तक का प्रकाशन किया। इसके कुछ समय के भीतर ही वे यह सुनिश्चित करने के लिए जितोमीर वापस लौट आए ताकि उनके दादा को उनके ओडेशा भाग निकलने के बारे में पता न चल सके। घर वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि उनके दादा और बड़ा भाई दोनों ही मौत के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके घर का माहौल उनके आसपास की यहूदियों की स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहा हो। उन दोनों की मृत्यु के बाद उन्हें दक्षिणी पोलैंड के एक छोटे से गांव सोसनोविएक में हिब्रू पढ़ाने की नौकरी मिली, लेकिन उस नौकरी ने उन्हें दुखी कर दिया। लेकिन वह दुख भी उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने लगातार लिखा और इसके कुछ समय बाद दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली यहूदी कवियों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त की। बियालिक की सभी कविताएं यहूदियों की पीड़ा से संबंधित नहीं हैं। बियालिक ने 1898 में यहूदी निराशा से भरी हुई नहीं बल्कि यहूदी आशा से जुड़ी एक कविता लिखी, मिकराई सियोन अर्थात सियोन की सभा। इस शीर्षक वाली कविता 1897 में बेसल में आयोजित हुई पहली जियोनी कांग्रेस के सम्मान में लिखी गई थी। भले ही मोक्ष अभी तक नहीं मिला है, हमारा उद्धार अभी भी जीवित है, महान समय आ गया है और आ रहा है। बियालिक ने आशा और अपेक्षा से भरी एक कविता में लिखा, आखिर यह आशा अचानक आई कहाँ से? वह महान समय क्या था जिसे बियालिक ने और भी करीब बढ़ते देखा था? बेसल में जो कुछ भी हुआ था वह इतना महत्वपूर्ण क्यों था और यह उद्धारक कौन था? पहली जियोनी कांग्रेस में शामिल होने के लिए दुनिया भर से प्रतिनिधि बेसल आए थे। ब्रिटेन और अमेरिका से, फ़लस्तीन से और अरब देशों से, रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि से आए 197 प्रतिनिधि इस भावना के साथ स्विट्ज़रलैंड में एकत्र हुए कि वे इतिहास रचने जा रहे हैं। यह अगस्त 1987 का समय था और करीब 2000 वर्षों में पहली बार रोमवासियों द्वारा दूसरे मंदिर को नष्ट कर देने और जूडिया में रहने वाले यहूदियों की एक बड़ी संख्या को निकालकर बाहर करने के बाद दुनिया भर के यहूदी इतिहास को अपने हाथों में लेने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए। अब ऐसा नहीं था कि आपस में एक दूसरे से कटे रहने वाले यहूदी दुनिया भर में फैले हों। हर्जल के आह्वान के लिए धन्यवाद। वे अब सहस्राब्दियों में पहली बार अपने पुराने दावे पर जोर दे रहे थे कि वे दुनिया के इतिहास के मंच पर यहूदियों को दर्शकों के बजाय प्रतिनिधि बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित लोग हैं। अच्छे पोशाक पहने हुए वे एक बड़े से हॉल में घुसे जिस पर डेविड के स्टार का एक बड़ा सा चिन्ह बना हुआ था और सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, जियोनिस्टन कांग्रेस। उन्होंने अपनी मातृभाषा में बातचीत की। इनमें अधिकांश पुरुष थे, लेकिन कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें कुछ अमीर थे और बाकी के गरीब। उस वातावरण में उनकी ऊर्जा को आसानी से देखा जा सकता था। उनके अपनी कुर्सियों में बैठने के साथ ही मुंगरी को 3 बार बजाने की आवाज़ के साथ सभा शुरू हुई। सुल्तान की तारीफ की गई क्योंकि उस समय ओटोमन साम्राज्य फ़िलिस्तीन को नियंत्रित करता था। इसके बाद जेसी, रोमानिया के डॉक्टर कॉल लिप्पे, जो लंबे समय से संगठन होवेवी सियोन अर्थात लवर्स ऑफ सियोन के सदस्य और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि थे, खड़े हुए। उन्होंने यहूदी परंपरा के अनुसार अपना सिर ढक लिया और वहां उपस्थित लोगों में से कई ने रोते हुए पारंपरिक यहूदी शहच्याहू प्रार्थना का गायन किया। धन्य हैं आप हमारे भगवान, जिन्होंने हमें जीवित रखा है, हमें संरक्षित किया है और हमें इस क्षण तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इसके बाद इस कांग्रेस को आहूत करने वाले थियोडोर हर्जल बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जर्मन भाषा में बोलना शुरू किया।
हम यहाँ पर उस घर की आधारशिला रखने के लिए एकत्र हुए हैं जो यहूदी राष्ट्र को आश्रय देगा। हर्जल जिस पश्चिमी यूरोप अर्थात यूरोपीय दुनिया में रहते थे और काम करते थे, वहाँ पर सिर्फ यह विचार कि यहूदी देश को आश्रय के लिए घर की आवश्यकता है पूर्व की तुलना में कहीं अधिक विवादास्पद था। बियालिक की दुनिया के पूर्वी यूरोपीय लोगों की तुलना में पश्चिमी यूरोपीय देशों लोगों के बीच इस बात की थोड़ी आशा थी कि यहूदी विरोधी आंदोलन अतीत के अवशेष हैं। आखिरकार पुरानी यहूदी बस्ती की दीवारें पड़ोस में, जिनमें यहूदियों को रहने के लिए मजबूर किया गया था, गिर चुकी थीं और यहूदी महाद्वीप के शहरों में बस चुके थे। वे जल्दी ही यूरोप के अभिजात्य वर्ग का हिस्सा बन गए थे। वे शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से यूरोपीय समाज की सीढ़ी चढ़ गए थे। देखने पर उनके लिए जीवन एक सदी पहले के जीवन की तुलना में बहुत बेहतर लग रहा था। सन 1800 में मध्य और पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति का इतिहास यहूदियों या किसी विशिष्ट यहूदी व्यक्ति के संदर्भ के बिना लिखा जा सकता था। यूरोपीय राजनीति, बौद्धिक जीवन, शोध या विज्ञान में एक भी यहूदी व्यक्ति मौजूद नहीं था। 1900 के करीब आते ही तस्वीर बिल्कुल बदल गई। यहूदी या यहूदी मूल के लोग अब अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सदियों के प्रतिबंधों और यहूदी विरोध के बावजूद अपेक्षाकृत कम समय में यहूदियों ने जो कुछ हासिल करके दिखाया वह बेहद आश्चर्यजनक है। वे पेशेवर और बुद्धिजीवी, प्रमुख वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण बौद्धिक तथा सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले हीरो बन गए। इन सारी प्रगति के बावजूद पश्चिमी यूरोप के यहूदी भी महाद्वीप की इस नफरत से बच नहीं सके। पूर्वी यूरोप में एक तरफ जहां यहूदियों को विघटनकारी क्रांतिकारियों के रूप में बलि का बकरा बनाया जाता था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप में उन्हें समाज की वित्तीय परेशानियों के लिए दोषी ठहराया जाता था। हालांकि वे जर्मनी की कुल आबादी के 1% से भी कम थे, लेकिन यहूदियों ने समाज के सभी व्यवसायों में, विशेष रूप से वित्त और राजनीति में उच्च और कुलीन पदों को बिना समय गंवाए ग्रहण कर लिया था। इससे कई जर्मन क्रोधित हो गए। लगभग हर जगह पर यहूदी विरोध भावना प्रबल थी। समाचार पत्रों में, पुस्तकों और पत्रिकाओं ने रूढ़िवादी, लालची और भ्रष्ट यहूदियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक ऐसा मकसद जिसने 20वीं सदी के मध्य के नरसंहार करने वाले शासनों के लिए दरवाजे खोले। 1873 में आए एक आर्थिक संकट के बाद जर्मन पूंजीपति वर्ग के अधिकांश लोगों ने अपनी नई वित्तीय समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। हालांकि वे अभिजात्य भी उतने ही लालची थे जितने कि अन्य, लेकिन प्रचलित मिथकों में ये अभिजात्य लोग एक महान राजनेता, बहादुर सैनिक और समर्पित लोक सेवक ही बने रहे। संकट के दौर के बाद जनता की नाराजगी उनके प्रति या फिर उनके नेतृत्व वाली सरकारों के प्रति नहीं, बल्कि यहूदियों की ओर बनी रही। पश्चिमी यूरोप में यहूदियों द्वारा आधुनिकता को अपनाने और उनकी पेशेवर एवं बौद्धिक उपलब्धियों ने यूरोप की घृणा को और भी बढ़ा दिया। यहूदियों को इस बात की उम्मीद थी कि उन्होंने यूरोपीय आक्रोश को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि यूरोप के पास यहूदी घृणा का असीमित भंडार था जो फैलने को तैयार थी। यहूदी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी ही आशाजनक, आकर्षक और इसके बावजूद तेजी से निराशाजनक होते वातावरण में थियोडोर हर्जल बालिग हुए। 1860 में पेस्ट अथवा बुडापेस्ट बनाने के लिए मिलने वाले 2 राज्यों में से एक में जन्मे हर्जल 18 वर्ष की आयु में अपने परिवार के साथ वियना चले गए। वहाँ पर उनका सामना यूरोपीय बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत से हुआ
और जैसा बियालिक के साथ हुआ वे भी जल्द ही उसमें आसक्त हो गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक पढ़ा और वे उन लेखकों की प्रसिद्धि के समान स्तर को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे जिन्हें उन्होंने इतनी उत्सुकता के साथ पढ़ा था। उन्होंने भी बिल्कुल बियालिक की ही तरह लगातार लिखा। इसके बावजूद कला और रंगमंच के प्रति उनका सच्चा प्रेम था। उनके माता पिता और उनके संबंधी उनकी जीविका चलाने की क्षमता को लेकर चिंतित रहते। उन्होंने उन्हें कानून का अध्ययन करने को प्रोत्साहित किया। इसलिए हर्जल ने वियना विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। अपने विश्वविद्यालय के करियर की शुरुआत में हर्जल ने उस युग के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक यूजीन कार्ल ड्यूरिंग की एक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में यहूदियों की समस्या को नस्ल, नैतिकता और संस्कृति की समस्या के रूप में दर्शाया गया था और इस पुस्तक में बताया गया था कि यूरोप में यहूदियों का उद्धार और यूरोपीय समाज में उनका एकीकरण यूरोप के लिए हानिकारक है। ड्यूरिंग ने इस उद्धार के अधिकांश भाग को उलटने की सिफारिश की। उनके कुछ अनुयायियों ने तो यहूदियों के यहूदी बस्ती में वापस लौट जाने की बात करना शुरू कर दिया। हर्जल के लिए ड्यूरिंग के विचारों में परेशान करने वाली बात यह थी कि ड्यूरिंग एक अशिक्षित ठग था। हर्जल ने सोचा, अगर ड्यूरिंग ज्ञान की इतनी अधिक सार्वभौमिकता के साथ अविवादास्पद बुद्धिमत्ता को एकजुट करता है, ऐसी बातें लिख सकता है, तो हम अज्ञानी जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। विडंबना यह है कि ड्यूरिंग ही वह व्यक्ति था जिसने थियोडोर हर्जल के ज्यूइश क्वेश्चन के प्रति समर्पण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाद में यहूदियों और यूरोप में उनके भविष्य पर ध्यान दिया और अपनी डायरी में लिखा, निश्चित रूप से ड्यूरिंग की पुस्तक पढ़ने के बाद से। हालांकि इसके बीज बहुत पहले ही रोपे जा चुके थे। उन्होंने बाद में याद किया कि एक युवा लड़के के रूप में जब उनके शिक्षकों में से कि एक ने यह समझाने की कोशिश की थी कि बुत परस्त शब्द का क्या अर्थ है, तब शिक्षक ने कहा था मूर्ति पूजक, मुसलमान और यहूदी। हर्जल ने वियना विश्वविद्यालय में बौद्धिक वाद विवाद के लिए समर्पित एक छात्र संघ लेसे हल में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन मार्च 1881 में चर्चा के लिए एक यहूदी विरोधी घटना में बदल जाने के बाद लेसे हल को भंग कर दिया गया। इसके बजाय अडिग हर्जल अल्बिया में शामिल हो गए, जो वियना के जर्मन राष्ट्रवादी छात्र संगठनों में से एक था। हालांकि यहाँ भी विश्वविद्यालय यूरोप के बौद्धिक अभिजात्य वर्ग की सीट यहूदियों के प्रति प्रतिशोधी ही साबित हुई। उनके शामिल होने के 2 वर्ष बाद उनके कई जाति भाइयों ने रिचर्ड वैगनर स्मारक में भाग लिया, जो एक बार फिर एक यहूदी विरोधी रैली में बदल गया। इसके विरोध में हर्जल ने संगठन से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सदस्यों ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और बाद में उन्हें अपनी शर्तों पर बाहर निकाल दिया। उनके जीवन के केंद्रीय विचार एक यहूदी राष्ट्र की आवश्यकता से हर्जल की पहली मुलाकात शायद हंगरी की संसद में हुई थी। कहा जाता है कि हंगेरियन राष्ट्रवादी और नेशनल एंटी सेमिटिक पार्टी के संस्थापक ग्योजो इस्तोजी ने प्रस्ताव किया कि हंगरी की यहूदी समस्या को हल करने के लिए यहूदियों को अपना खुद का राज्य स्थापित करना चाहिए और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहूदियों, फ़िलिस्तीन जाओ। हंगरी के यहूदी विरोधी आंदोलन का यही नारा था। सबसे रोचक बात यह है कि इस्तोजी का आदर्श वाक्य अंततः हर्जल का आदर्श वाक्य बन गया। हमें इस बात का पता नहीं है कि इस्तोजी की यहूदियों को फ़िलिस्तीन जाने की नफ़रत भरी बातों ने हर्जल को काफ़ी हद तक प्रभावित किया या नहीं, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य है कि हर्जल जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़े, उन्हें प्रत्येक मोड़ पर यहूदी विरोध का सामना करना पड़ा। वे वियना छोड़ने के बाद पेरिस चले गए और वियना में स्थित एक प्रमुख यूरोपीय समाचार पत्र न्यू फ्रेई पेसे के लिए एक लेखक के रूप में काम करने लगे।
हर्ज़ल एक नामचीन लेखक बनते जा रहे थे। उन्होंने पेरिस में रहते हुए पनामा नहर के वित्त पोषण से जुड़े एक घोटाले को उजागर किया, एक ऐसी परियोजना जिसमें कई यहूदी निवेशकों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। हालांकि घोटाले से कहीं अधिक हर्ज़ल को जिस बात ने प्रभावित किया वह यह थी कि इसमें ऐसे यहूदी व्यक्ति शामिल थे जिनके परिवार फ्रांस के राजनीतिक और सैन्य हलकों में बेहद प्रभावशाली थे। उन्हें कट्टर महानगरीय यहूदियों के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्होंने वफादार फ्रांसीसी नागरिकों की मेहनत की कमाई का गबन किया था। उन्होंने ऑस्ट्रिया में बौद्धिकता आधारित यहूदी विरोध का उदय देखा था, जिसे यूरोप के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों ने भी खारिज नहीं किया था। और अब फ्रांस में हर्ज़ल ने देखा कि लोकतंत्र और गणतांत्रिक सरकार भी इसका कोई समाधान नहीं है। हर्ज़ल ने भी बिल्कुल बियालिक की ही तरह अपने आप को अपने लेखन में पूरी तरह से उतार दिया। 1894 के अंत में सिर्फ 2 अति कठोर सप्ताहों के अंतराल में हर्ज़ल ने अपना पहला नाटक द न्यू गेट्टो तैयार किया, जो उनका पहला ऐसा कथानक था जिसमें सभी किरदार स्पष्ट रूप से पूरी तरह यहूदी थे। यह नाटक ज्यूइश क्वेश्चन से खुले तौर पर निपटता था। नाटक का मुद्दा, जिसे बहुत अधिक कलात्मक न बनाकर पारदर्शी रखा गया था। हालांकि यूरोप ने यहूदियों को मुक्त कर दिया है, इसके बावजूद यहूदी अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग कर दी गई बस्ती में रह रहे हैं और उन पर खुद को साबित करने का बेहद दबाव है। यहाँ तक कि स्वतंत्र पश्चिमी यूरोप में भी यहूदियों को निर्दोष साबित होने तक दोषी ही माना जाता था। लेकिन स्थितियाँ जल्द ही बद से बदतर होने जा रही थी। हर्ज़ल उस समय फ्रांस के सामने आने वाले एक नए घोटाले द न्यू गेट्टो में व्यस्त थे। यहूदी मूल के एक फ्रांसीसी तोपखाना अधिकारी कैप्टन एल्फ्रेड ड्रेफस पर जर्मनों के साथ फ्रांसीसी गोपनीयता साझा करने का आरोप लगाया गया था। फ्रांस उस समय तक कभी न खत्म होने वाली क्रांतियों के दौर से गुजर रहा था। अतः मुकदमे की सुनवाई वास्तव में अभी भी प्रतिस्पर्धी दलों के लिए दुधारी तलवार जैसी थी। न्याय की हत्या का आलम यह था कि जब ड्रेफस को दोषी पाया गया और औपचारिक रूप से उसका पद छीन लिया गया, तो एमिल जोला ने अब तक का सबसे क्लासिक पत्र द एक्यूज लिखा, जिसमें सरकार पर यहूदी विरोधी और ड्रेफस को गलत तरीके से जेल में डालने का आरोप लगाया गया। एमिल जोला एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार, पत्रकार और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे। आमतौर पर कहा जाता है कि यूरोप में ड्रेफस के खिलाफ चल रहा मुकदमा ज्यूइश क्वेश्चन के साथ हर्ज़ल के जुड़ाव के कारण भी था। इतिहासकार अब मानते हैं कि असल में ऐसा नहीं था। वास्तव में हर्ज़ल ने अपने एक कॉलम में ड्रेफस द्वारा जेल प्रहरी को की गई एक टिप्पणी का उल्लेख किया था। देखिए, मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध का शिकार हूँ। मुझे इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि मैं एक यहूदी हूँ। लेकिन ड्रेफस की यहूदियता उनके लेखन का केंद्रबिंदु नहीं थी। बड़े अचरज की बात है कि बैठक में हर्ज़ल की पूर्ण विफलता के चलते ही उन्हें सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई। वे एक यहूदी राज्य बनाने के अपने कट्टरपंथी विचार के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए एक निवेशक और परोपकारी बैरन मॉरिस डी हिर्श के पास गए थे। लेकिन हिर्श, जो पूर्वी यूरोप में यहूदियों के भविष्य को लेकर डरे हुए थे, के दिमाग में यहूदी समस्या का एक वैकल्पिक समाधान था। यह ताकतवर उद्योगपति, जो पहले ही फिलिस्तीन को एक अव्यावहारिक विकल्प बताकर खारिज कर चुका था, ने पहले ही रूस के कुछ यहूदियों को अर्जेंटीना में स्थानांतरित करने में मदद की थी। हर्ज़ल ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन हिर्श के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बेहद बचकानी थी। उन्हें बैठक से खाली ही लौटना पड़ा। अगली बार
और बेहतर करने के दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने के लिए कि वे हिर्स के साथ क्या संवाद करना चाहते हैं, अपने विचारों को लिखित रूप देना प्रारंभ किया। आसानी से हार न मानने वाले और अगली बार एक बेहतर तर्क के साथ हर्जल ने एक और परोपकारी यहूदी परिवार प्रसिद्ध रॉथशिल्ड्स की ओर रुख किया। उनके लिए पूरी योजना का एक अधिक विस्तृत और सुव्यवस्थित विवरण तैयार किया, जिसे उन्होंने पहले से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। यह वह मूल पाठ था जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द यहूदी स्टेट का आधार बन गया। उनका मामला बेहद सीधा था। एक यहूदी देश, एक स्थान जिसका निर्धारण किया जाना अभी बाकी था, या तो अर्जेंटीना या फिर फिलिस्तीन। यहूदी समस्या का यही समाधान हो सकता था। हिर्श को जिस बात का यकीन था, उसके उलट हर्जल इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह आशान्वित थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह सभी के लिए सबसे उचित था कि यहूदियों को अपने लिए एक देश सुरक्षित कर लेना चाहिए। उनका मानना था कि यहूदी देश में यहूदी न सिर्फ यहूदी विरोध से बचे रहेंगे, बल्कि एक अलग यहूदी देश का अस्तित्व पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी विरोध के अंत के रूप में परिणत होगा। हर्जल ने अपनी बात के पक्ष में तर्क दिया। यहूदियों की वापसी से कोई आर्थिक व्यवधान, संकट या अत्याचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे जिन देशों को छोड़कर आएंगे वे समृद्धि के दौर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि एक यहूदी देश के निर्माण की शुरुआत का मतलब यहूदी विरोधवाद का अंत है। ये काम सिर्फ कल्पना की उड़ान भर नहीं था। उनका कहना था कि यहूदी कई ऐसे लोगों की तुलना में कहीं अधिक शिक्षित हैं जिन्होंने अपने लिए संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण किया था। अगर वे बाकी के लोग सफलतापूर्वक क्रांतियों को अंजाम दे सकते हैं, तो यहूदी भी निश्चित रूप में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही कारणों के लिए हर्जल ने तर्क दिया कि यहूदियों को अपने आंदोलन के लिए अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विचार का समर्थन करेगा, क्योंकि वे देश भी यहूदी समस्या से पीड़ित थे। उन्होंने लिखा, नए राष्ट्र का निर्माण न तो हास्यास्पद है और न ही असंभव। हमने अपने समय में ही उन राष्ट्रों से संबंधित प्रक्रिया देखी है जो बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे गरीब, कम शिक्षित और ऐसा होने के परिणाम स्वरूप हम में से कहीं अधिक कमज़ोर थे। तो यह थी डेनियल गोर्डिस की लिखी हुई पुस्तक इज़राइल पुनर्जन्म लेने वाले एक देश का इतिहास का भाग 2। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।